हेलो बच्चों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी क्लास 10th का हम ये टॉपिक पढ़ेंगे और ये बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सत्ता की साझेदारी अपने देश में या किसी भी देश में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम आसपास तो चीजें देखते हैं, लेकिन आज हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे कि असल में सत्ता की साझेदारी होती क्या है और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। ये हम आज इस पूरे चैप्टर में देखेंगे और हम एक ही क्लास में पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको इसके आगे और कुछ नहीं पढ़ना है। ये देखिए कुछ पीपीटी वगैरह में लेके आया हूं, इस पीपीटी में सब कुछ खत्म हो जाएगा और इसके बाहर आपको कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा और न इसके बाहर इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ना है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा और ये देखेंगे कि सत्ता जरूरी क्यों है। चलिए समझते हैं कि आखिर किसी देश में सत्ता जरूरी क्यों होती है। देखिए, मानिए सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक पर्सन है, वो हिंदू है और एक पर्सन है ये मुस्लिम है और एक पर्सन है सिख है। हिंदू मुस्लिम सिख। अब सोचिए कि ये तीन कम्युनिटी के लोग कहीं रह रहे हैं, मतलब एक जगह है और ये तीन कम्युनिटी के लोग उस जगह रहते हैं। अब अगर हिंदू की जो गवर्नमेंट है या हिंदू के लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट बना दें, इसमें मान लीजिए हिंदू की गवर्नमेंट बन जाती है, तो क्या अगर हिंदुत्व की गवर्नमेंट बनती है तो उसमें मुस्लिम और सिख लोगों को फायदा मिलेगा? सोचिए जरा। मुझे नहीं लगता कि अगर हिंदुत्व की कट्टर गवर्नमेंट बनती है तो मुस्लिम और सिख को फायदा मिलेगा। सेम ऐसे अगर क्या मुस्लिम की गवर्नमेंट बनती है, इस मुस्लिम की गवर्नमेंट बनती है और तो क्या हिंदू और सिख को फायदा मिलेगा? अगर हिंदू की गवर्नमेंट बनती है तो क्या इन दोनों को फायदा मिलेगा? अगर मुस्लिमों की गवर्नमेंट बनती है तो क्या इन दोनों कम्युनिटी को फायदा मिलेगा? और क्या सिख की अगर मान लीजिए गवर्नमेंट बनी एक तरफा, तो क्या हिंदू और मुस्लिम को फायदा मिलेगा? सोचिए। इसी चैप्टर में इसी चीज को हम जानेंगे कि क्यों सत्ता की साझेदारी में क्यों एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट होना बहुत ही ज्यादा खराब रहता है उस देश के संविधान के लिए। अगर एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनी तो वो केवल एक को प्रेफर करेगी और जो बाकी के लोग रह रहे हैं तो वो लोग के साथ भेदभाव होगा। इस वजह से होता क्या है सत्ता की साझेदारी कि हर समुदाय के लोग, चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा सा ऐड करता हूं। देखिए सत्ता की साझेदारी होती क्या है। सत्ता की साझेदारी हर समुदाय के लोग के लोगों का सत्ता में बराबर भागीदार होना, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। मतलब कि यहां पे हमने समझा था कि एक कम्युनिटी की अगर गवर्नमेंट बनती है तो जो दो कम्युनिटी रहती हैं उनके साथ भेदभाव होगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी क्या हमको सिखाती है कि हर कम्युनिटी का, अगर मैं इस कम्युनिटी से एक पर्सन ले लूं, इस कम्युनिटी से एक पर्सन ले लूं और इस कम्युनिटी से एक पर्सन ले लूं और तीनों डिसाइड करें कि ये एक लोग चुनाव जीते, तो अब नहीं लगता आपको कि क्या तीनों की जो गवर्नमेंट है, जो तीनों समुदाय के लोग हैं, वो उन्होंने अपना मत देकर और एक गवर्नमेंट डिसाइड किया जो तीनों के लिए बेटर है। अब आपको लग रहा होगा कि सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है कि हर समुदाय का लोग अपनी अपनी मर्जी से और अपना ही एक कैंडिडेट खड़ा करें। यही सत्ता की साझेदारी है दोस्तों। जैसे
हर समुदाय के लोगों का सत्ता में बराबर भागीदार होना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इस बार PYQ में भी आया है, 1 नंबर देकर 2 नंबर देकर गया था। अगला, सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है। अब ये लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है कि जो देश में नेता चुनाव, देश में नेता जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा। लोकतंत्र होता है, जिस देश में लोकतंत्र होता है उस देश में जो नेता होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो जो सत्ता की अपनी साझेदारी है वो लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 नंबर में PYQ में पिछली बार बोर्ड पेपर में आया है, आप उठाकर देख लीजिएगा। तो 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया था लिखने के लिए, और 1 नंबर में सत्ता की साझेदारी आई थी कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। और लोकतंत्र क्या होता है? देश में नेता जो होगा वो जनता के द्वारा चुना गया होगा, ना कि किसी वंश के द्वारा बनाया गया होगा, कि जैसे कि उसका नेता, उसका पिताजी अगर नेता है तो उसका लड़का भी नेता बनेगा, ऐसा नहीं है। वो लड़का चुना जाएगा जनता के द्वारा, तभी वो नेता बनेगा, नहीं तो वो नेता नहीं बनेगा। यही लोकतंत्र होता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सत्ता की साझेदारी होता क्या है। देखिए यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये चारों तरफ हाथ एक दूसरे से बंधा हुआ है, मतलब कि चारों तरफ हाथ एक दूसरे से बंधा हुआ है। यही सत्ता की साझेदारी है कि हर लोग समान तरीके से, हर समुदाय सब बराबर है और हर समुदाय को हाके अपना नेता खड़ा करने के लिए, ना कि एक कम्युनिटी को हाके कि वही बस खड़ा करेगा। इससे होता क्या, भेदभाव हो जाता है। और इसी चीज को हम इस चैप्टर में देखेंगे, जो कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेल्जियम और श्रीलंका। ये बेल्जियम और श्रीलंका, ये 2 ऐसे एग्जाम्पल है जिनसे हम सत्ता के साझेदारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम और श्रीलंका, यही क्लास 10th में आपको बुक में बेल्जियम और श्रीलंका की ही आपको दिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेल्जियम से। देखिए बेल्जियम, बेल्जियम जो है, ये बेल्जियम है। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। ये बेल्जियम है। ये बेल्जियम इतना छोटा है कि जो अपना स्टेट है हरियाणा, हरियाणा से भी छोटा है ये बेल्जियम। हरियाणा जो स्टेट है अपना, उससे भी छोटा बेल्जियम है। और बेल्जियम की जो सीमा है, ये बेल्जियम की जो सीमा है वो फ्रांस, ये देखिए लक्जमबर्ग आपको दिख रहा होगा, लक्जमबर्ग, ये आपको दिख रहा होगा जर्मनी, तानाशाह की नगरी जर्मनी, और नीदरलैंड, नीदरलैंड से लगती है। जो एक बेल्जियम है वो अपने हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। उसकी सीमा फ्रांस, लक्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड 4 कंट्री से लगती है। वो इतना छोटा देखिए बेल्जियम है। और जो इधर की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़, हरियाणा के बराबर ही है, हरियाणा के बराबर ही है, ठीक। बेल्जियम जो हरियाणा से भी छोटा है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग हरियाणा के बराबर है। और जो बेल्जियम है वो 4 कंट्री से मिलता है, फ्रांस, लक्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड। ये बेल्जियम की खासियत है। आगे, अब बेल्जियम में दिक्कत क्या है? देखिए बेल्जियम में दिक्कत अब यहां से शुरू होगी। बेल्जियम में जो दिक्कत है वो है कि यहां पर
90% लोग डच भाषा बोलते हैं। 90 सॉरी करेक्ट, 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। 59% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। और रहते कहां है? फ्लेमिश में रहते हैं। 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। देखिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जिसकी कैपिटल है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स। और जो 59% लोग हैं वो भाषा डच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अब अच्छे से समझ आएगा। 59% लोग डच बोलते हैं और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। ये देखिए, फ्लेमिश रीजन, ये जितना भी आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, ये सब ये ब्लू कलर से जितना भी आपको दिख रहा है, ये पूरा फ्लेमिश रीजन है और 59% लोग बोलते हैं। ये डच है। आगे 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और वाल्टून इलाके में रहते हैं। वाल्टून इलाके में रहते हैं, ये 40% लोग हैं। चालीस परसेंट लोग क्या बोलते हैं? 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और ये वल्लून इलाके में रहते हैं। वल्तून इलाके में रहते हैं। 1% लोग जर्मन बोलते हैं और वल्लून क्षेत्र में रहते हैं। अब देखिए, ये वोल्टून है, ये वोल्टून है और ये वैल्लून है। इसमें 1% लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं और वैल्लून इलाके में रहते हैं। अब देखिए, ये इतने बड़े ब्रुसेल्स में और ये बीच में इनकी कैपिटल है। इतने इलाके में फ्लेमिश, ब्रुसेल्स, वैल्लून और कोई डच बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, ये तीनों भाषा बोल रहा है और एक ही जगह रह रहे हैं। अब इससे होगा क्या? देखिए, इससे अब होगा क्या? राजधानी में रहने वाले जो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जो ब्रुसेल्स में रहते हैं, इधर बीच में, इधर देखिए, ये जो ब्रुसेल्स में बोलते हैं, ये 80% लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन देश की जनसंख्या में अल्पसंख्यक। अब देखिए, इधर ही पे दिक्कत होगी। इधर पे क्या दिक्कत हुई? जो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, इस जगह ब्रुसेल्स में 80% लोग, ये लोग उस कंट्री में अल्पसंख्यक है, मतलब ये लोग उस कंट्री में सबसे कम लोग हैं, ये सबसे कम है और 80% लोग हैं। राजधानी में रहने वाले 20% लोग डच भाषा बोलते हैं, लेकिन देश की कुल जनसंख्या में बहुसंख्यक है। राजधानी में ही रह रहे हैं 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, लेकिन देश की जनसंख्या में कम है। और राजधानी में ही 20% लोग डच बोलते हैं, लेकिन ये ज्यादा है। अब देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, ब्रुसेल्स में 80% लोग, जो कम लोग हैं, वो डच बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं, ये कम है 80% लोग। और कौन है वो? फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन जो 20% लोग हैं वो डच हैं, लेकिन वो कंट्री में ज्यादा है, मतलब उनका कंट्री है वो, और वो लेकिन कम बोल रहे हैं, उनकी डच कम बोलते हैं। अब आगे, अब देखिए होता क्या है, जब किसी भी देश में ऐसी दिक्कतें हो कि 80% लोग जो फ्रेंच बोल रहे हैं वो उस कंट्री में कम है, लेकिन जो 20% लोग बोल रहे हैं वो उस कंट्री में ज्यादा है। अब यहां पे होता क्या है, जो कम बोलते हैं, ये जो कम बोलते हैं, लेकिन अमीर है बहुत उस कंट्री में, अमीर हैं, अच्छा शिक्षा है उनके पास, शिक्षा है, अमीर है, पैसे वाले हैं, लेकिन जो ये ज्यादा है, ये थोड़ा सा अनपढ़ है और खेती किसानी करते हैं। ये अमीर है और ये खेती किसानी करते हैं। तो इसी के चक्कर में
इसी के चक्कर में अल्पसंख्यक फ्रेंच अमीर व शक्तिशाली हैं। जो अल्पसंख्यक फ्रेंच थे वो अमीर थे और शक्तिशाली थे। जो बहुसंख्यक डच थे वो आर्थिक विकास का लाभ काफी बाद में मिलता है। इस समय जो अल्पसंख्यक डच थे वो गरीब थे, वो बहुत ज्यादा गरीब थे, और जो इनको आर्थिक विकास का लाभ है वो बाद में मिलता है, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा गरीब थे। अब 1960 से 1970 के बीच में 10 साल इस जगह युद्ध होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच है वो अमीर हैं, लेकिन उस कंट्री में कम है। सेम जो बहुसंख्यक डच हैं वो गरीब हैं, लेकिन उस कंट्री में उनकी वो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है। तो होता क्या है, इसी मनमुटाव के कारण 1960 से 1917 के बीच में उनके बीच एक गृह युद्ध की दशा शुरू हो जाती है। और गृह युद्ध ऐसा होता है कि ये लोग संसद में मांग करने लगते हैं कि जो अल्पसंख्यक अमीर हैं, अल्पसंख्यक जो फ्रेंच हैं, उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और ये अल्पसंख्यक जो कहते थे हम लोग अमीर हैं, हम लोग इस देश की अर्थव्यवस्था संभालते हैं, तो इन लोगों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। देखिए होता भी ऐसा ही है कि जहां अमीर और गरीब रहते हैं, और अगर अमीरों का पल्ला ज्यादा भारी हो जाता है तो गरीब उससे कुड़ने लगेगा। ये गरीब अगर अमीर, जो गरीब है वो काफी अमीर हो जाता है तो वो दोनों के बीच दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सेम ऐसा बेल्जियम में हो जाता है। जब बेल्जियम में शुरू होता है तो देखिए लिखा है स्ट्रॉन्ग ऑन्ट प्लीज वेट ईयर्स टू बी सीटेड। बेल्जियम में शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आगे देखते हैं होता क्या। उनके बीच दिक्कतें आ जाती हैं और गृह युद्ध शुरू हो जाता है। और गृह युद्ध चलता है 1960 से 1970 के बीच। जब ये गृह युद्ध शुरू हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, वहां संसद पे काफी दबाव पड़ता है उन नेताओं पे। तो वहां की नेता जो है वो एक पॉलिसी बनाते हैं, और ये पॉलिसी है बेल्जियम का मॉडल। अब वो क्या एक मॉडल लेकर आते हैं, देखिए 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम अपने संविधान में 4 संशोधन करता है, क्योंकि वहां पे गृह युद्ध जैसी भावना हो जाती है, ताकि देश में विभिन्न समुदाय और भाषाई समूहों में सामंजस्य बना सके। अब वो क्या संविधान में संशोधन करते हैं कि जो भाषा के आधार पर लोग लड़ रहे हैं और समुदाय में लड़ रहे हैं उनके बीच बराबर की भावना हो जाए। और ये कितने संविधान संशोधन करते हैं? 4 संविधान संशोधन करते हैं। यह सब सत्ता में साझेदारी के द्वारा किया गया। ये सब होता है सत्ता में साझेदारी, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था। अगर ये भाषा के आधार पर जो बटे हुए लोग हैं, जो धर्म के आधार पर बटे हुए लोग हैं सॉरी, अगर ये एक साथ मिल जाएं और अपनी ही कम्युनिटी का एक नेता बनाए, तो वो नेता दोनों की तरफ देखेगा, ना कि किसी एक की तरफ। सेम यही होता है, यह सब सत्ता में साझेदारी द्वारा किया गया। दोनों समुदाय के मंत्रियों की संख्या केंद्र सरकार में समान हो गई। अब देखिए जो हमारी जो इनकी पार्लियामेंट थी, जो इनकी पार्लियामेंट थी, वहां पे 50% जो है वो फ्रेंच थे और जो 50% थे वो डच थे। ये नेता थे। अब देखिए दोनों बराबर नेता हैं, तो यहां पे अब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इकाइयों को की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी, यानी राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। 2 बने, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेम जैसा अपने इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे लोकसभा के चुनाव होते हैं, जहां पीएम बनते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं और सीएम बनते हैं। तो 2 गवर्नमेंट बनती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी फैसले लेती है तो वहां स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए मोदी जी अगर कुछ भी फैसला लेते हैं तो वहां अपने यूपी के सीएम उन पे कुछ भी नहीं बोलेंगे कि आप ये मत लीजिए। हाँ, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते कि ऐसा मत कीजिए या ये जरूरी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में हाथ नहीं डालेगी और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के नियम कानून बनाने पर हाथ नहीं डालेगी। ऐसा इस बेल्जियम मॉडल में बात हुई और इसी को सत्ता की साझेदारी होना शुरू हो गई, और ये 1970 से 1993 के बीच में हुआ। फिर आगे क्या होता है देखिए, अब ये बेल्जियम मॉडल ही चल रहा था। सत्ता में साझेदारी का बेल्जियम मॉडल भाई, कुछ विशेष कानून तभी बदले जा सकते हैं जब दोनों समुदायों की सहमति हो। अगर कानून बदलना है तो उसके लिए जो फ्रेंच और डच है दोनों समुदाय की सहमति होनी चाहिए कि हाँ भैया अब आप बदल दीजिए या अब आप मत बदलिए।
ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदाय की समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। सेम जो ब्रुसेल्स में अलग सरकार थी, इसमें दोनों समुदायों की समान बराबर बराबर कैंडिडेट थे। मतलब कि ब्रुसेल्स में अगर 50% डच हैं तो 50% फ्रेंच के लोग भी होंगे। और इसी चीज को ब्रुसेल्स में डच भाषा ने स्वीकार किया और सेम फ्रेंच वाले लोगों ने भी स्वीकार किया इस मॉडल को। यहां एक तीसरे स्तर की भी सरकार होगी, सबसे बड़ी चीज यहां एक तीसरे स्तर की भी सरकार हुई है। सरकार है सामुदायिक सरकार कहते हैं। जैसे इसका चयन एक भाषीय समूह डच, फ्रेंच, जर्मन द्वारा किया जाता है, चाहे वो देश के किसी भाग में रहते हैं। इस समुदाय सरकार को कल्चर, एजुकेशनल, लैंग्वेज संबंधी निर्णय लेने का अधिकार हुआ। देखिए 3 गवर्नमेंट बनी यहां पे, एक बनी सेंट्रल, एक बनी स्टेट और एक सरकार जो बनी वो लैंग्वेज की सरकार बनी, लैंग्वेज समूह की सरकार, जिसमें डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों थे। डच, फ्रेंच और जर्मन ये तीनों थे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लैंग्वेज की जो सरकार बनी। लैंग्वेज द्वारा क्या किया जाता था कि आप किसी भी भाग में रहते हो, डच, फ्रेंच, जर्मन, ये देश के किसी भी भाग में रहते हो, ये सामुदायिक सरकार कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज संबंधी का निर्णय ले सकते हैं। कल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया और लैंग्वेज संबंधी जितने भी निर्णय थे वो ये गवर्नमेंट ले सकती है। कौन? ये तीसरे स्तर की सरकार। 3 स्तर में बांट दिया। अब आप सोचिए, अगर कोई गवर्नमेंट 3 स्तर में बढ़ जाती है, हर समुदाय के एक एक हिस्से आ जाते हैं और हर समुदाय के लोग बराबर बराबर पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या इस विधान परिषद में या संसद में क्या लड़ाई होगी? क्या किसी भी भाषा में समुदाय को, धर्म को लेकर, जाति को लेकर या के रंग को लेकर लड़ाई होगी? अब लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि संसद में हम सब लोग एक साथ हो गए। सेम बेल्जियन मॉडल के लाभ क्या हुए देखिए। यह अपनाने में एक जटिल मॉडल है, लेकिन यह व्यवस्था का कामयाब रही। ये जटिल थी लेकिन एक कामयाब रही। इस व्यवस्था ने दोनों समुदाय के बीच होने वाले युद्ध को टाल दिया। जो डच और फ्रेंच में युद्ध होने वाला था उसको इस व्यवस्था ने टाल दिया और यूरोपीय संघ ने अपना मुख्यालय ब्रुसेल्स बनाया। इसके बाद ईयू बनता है, यूरोपीय यूनियन, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम हो जाता है। ये मॉडल इतना ज्यादा विकसित हुआ कि इस मॉडल से आज अपने देश में भी सरकार चलती है। देखिए अपने देश में क्या सरकार है? सेंट्रल लेवल, सेंट्रल में मोदी जी, स्टेट लेवल, हर एक स्टेट में एक सीएम बनता है, और फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या रहता है? पंचायत, नगरपालिका और ब्लॉक, ये लोकल गवर्नमेंट में रहते हैं। ये तीनों गवर्नमेंट बनी, 3 स्तरीय, अपने भारत में 3 स्तरीय सरकार है और यही मॉडल सेम अपने भारत में भी है। और ये मॉडल बेल्जियम में बन गया था 1970 के समथिंग, और ये हमारे यहाँ इससे पहले आ गया था। आगे देखते हैं। अब कहानी, ये कहानी अभी तक थी बेल्जियम की। अब कहानी जो पढ़ेंगे वो कहानी है श्रीलंका की। अब देखिए श्रीलंका में क्या होता है। जो भी दिक्कत बेल्जियम में थी वो दिक्कत श्रीलंका में थी, लेकिन श्रीलंका में थोड़ा अलग दिक्कत थी। देखिए श्रीलंका का जो आकार है वो हरियाणा के बराबर था। बेल्जियम और श्रीलंका लगभग सेम ही है। तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर अपना श्रीलंका है। ये देखिए श्रीलंका, ये है तमिलनाडु की से अपने भारत की थोड़ा सा दूरी पर श्रीलंका है। आगे इनकी सामाजिक संरचना कैसी थी? सामाजिक संरचना देखिए, जो श्रीलंका में सिंगली भाषा बोलते थे, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कुल जनसंख्या का 74% लोग बोलते थे और इनका धर्म बौद्ध धर्म था। श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिंगली भाषा है और उस जगह 74% लोग श्रीलंका में सिंगली बोलते थे और जो उनका मेन धर्म था वो बौद्ध धर्म था। जो तमिल भाषा थे वो कुल जनसंख्या का 18%, तमिल भाषी जो थे वो कुल जनसंख्या का 18% थे। ये हिंदू और मुस्लिम थे। ये तमिल भाषी कौन थे?
आगे देखते हैं। श्रीलंका में तमिल 13%, भारतीय तमिल 5%, तमिल भाषी। जो 18% थे, 18% में 13% श्रीलंकाई थे और 5% भारतीय तमिल थे। ये भारतीय तमिल वो भारतीय तमिल है। देखिए भारतीय तमिल कौन थे? ब्रिटिश शासन के दौरान बागानों में काम करवाने के लिए इन्हें श्रीलंका लाया गया। जब अपने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय श्रीलंका में मजदूरी काम कराने के लिए भारत के तमिलनाडु से कुछ लोग भेजे जाते हैं मजदूरी के लिए। और ये श्रीलंका में ही काम करते करते जब देश आजाद हो जाता है तो ये श्रीलंका में ही बस जाते हैं। और जब ये श्रीलंका में बस जाते हैं तो इन्हीं को श्रीलंकन तमिल कहने लगते हैं, इन्हें भारतीय तमिल कहने लगते हैं और श्रीलंका की मूल तमिल बन जाते हैं। होता क्या है, कुल जनसंख्या का 7%, इसमें ईसाई शामिल हैं जो तमिल और सिंगली दोनों भाषा बोलते हैं। इसमें ईसाई भी थे और अपने हिंदू भी थे, इनमें दोनों भाषा बोलते थे। आगे अब होता क्या है, अब देखिए श्रीलंका में 74% लोग क्या बोलते थे, सिंगली भाषा बोलते थे और 18% लोग तमिल भाषा बोलते थे। ठीक, ये ध्यान रखना आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 74% ये एक नंबर का PYQ आया है। श्रीलंका में 74% सिंगली भाषा बोलते थे जो वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो बाकी बचते हैं वो 18% वो तमिल बोलते थे। और इसमें जो 18 में क्या था, 16 और 2 सॉरी 13 और 5, तेरह और 5% लोग, 13 जो इंडियन वाले बोलते थे और 5 जो थे वो खुद श्रीलंका के थे। अब ये देखिए, अब जो बहुसंख्यक है वो श्रीलंका के लोग थे 74%। 1948 में श्रीलंका आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद सिंगली भाषी समुदाय ने अपनी बहुसंख्यक के बल पर तमिल अल्पसंख्यकों पर अधिकार जमाना चाहा। जब श्रीलंका 1948 में आजाद हो जाता है, आजाद होने के बाद जो श्रीलंका के वहां के बहुत 74% लोग थे वो कहने लगे कि हाँ ये हमारा देश है, और ये हमारा देश है तो जो 18% तमिल है, इंडियन है, इनका काम क्या है हमारे देश में? हमारे देश में सिंगली भाषा बोली जाती है तो तमिल वाले यहाँ पर रहने का उनको अधिकार नहीं है। तो होता क्या, 1956 में एक कानून पास हुआ जिसके अनुसार सिंगली देश की राष्ट्रभाषा होगी। ये कानून पास हो जाता है कि 1956 में श्रीलंका की जो लैंग्वेज होगी वो सिंगली होगी। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में जो 74% लोग हैं वो सिंगली भाषा बोलते हैं मेजोरिटी में, तो हमारे देश में सिंगली भाषा के आधार पर कानून होना चाहिए, ना कि अल्पसंख्यक के आधार पर। सेम आगे, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरी में सिंगली भाषा लोगों को प्राथमिकता दी गई। अब देखिए 1956 में जो एक्ट आया उसमें सिंगली भाषा देश की बताई गई, और जो विश्वविद्यालय हैं और जो सरकारी नौकरी में सिंगली भाषा जो लोग हैं उनको पहले रखा जाएगा। अब देखिए वो इंडियन तमिल से जो हैं वो है तो श्रीलंका के श्रीलंका के ही लोग ना, लेकिन उनके साथ भेदभाव होना शुरू हो गया। विश्वविद्यालयों में भी सिंगली भाषा को प्राथमिकता देना शुरू हो गई। फिर आगे जो वहां के तमिल से थे, इंडियन तमिल्स जो तमिल भाषा बोलते थे, वो अकेलापन महसूस करने लगे। वे सोचते थे कि संविधान भी उनके खिलाफ है। कोई भी हो जब अकेले हो जाता है, उसके साथ कोई नहीं रहता तो उसको लगता है कि मेरे खिलाफ सब कोई है। सेम इनके साथ भी होने लगा। तमिल अकेलापन महसूस कर रहे थे, वे सोचते थे कि संविधान भी उनके खिलाफ है। कोई भी राजनीतिक दल उनकी आवश्यकताओं को ध्यान नहीं रखता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं सब बहुसंख्यक जो सिंगली भाषा बोलते हैं उनके लिए है, लेकिन जो तमिल से बोलने वाले लोग थे उनके लिए कुछ था ही नहीं। तमिल ने अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए समूह, संगठन व दल बनाना प्रारंभ किया। अब होता क्या है कि उनको लगने लगता है, जो तमिल से थे उनको लगने लगा कि हमारे देश में खुद हमारे ऊपर ही अत्याचार हो रहा है। जो बहुसंख्यक लोग हैं वो हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। विद्यालयों में उनको प्राथमिकता दी जा रही है, भाषा भी उन्हीं की हो रही है, तो हम इस देश में कर क्या रहे हैं? तो 1970-80 के समथिंग यहां भी
इतने जबरदस्त प्रोटेस्ट होते हैं, इतना जबरदस्त गृह युद्ध होता है। अगर आपको इसके बारे में और देखना है तो मुथैया मुरलीधरन, आप क्रिकेटर को जानते होंगे। मुथैया मुरलीधरन एक तमिल बोलते थे, और ये सिंगली भाषा वाले लोगों ने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया था, इतना अत्याचार किया था। उनकी स्टोरी में बताया गया है कि कैसे मुथैया मुरलीधरन एक तमिल होने के बाद भी कैसे सिंगली भाषा में वो टीम में सिलेक्ट हुए और कैसे कैसे वो आगे बढ़े। इतना ज्यादा गृह युद्ध जैसी भावना यहाँ पे आ जाती है, और गृह युद्ध छिड़ भी जाता है। इसी के चक्कर में देश में तमिल भाषा, उनकी तमिल को राजभाषा बनाने की मांग, क्षेत्रीय स्वायत्ता हासिल करने और शिक्षा रोजगार की उनकी मांग नहीं मानी गई। जो भी अल्पसंख्यक थे तमिल बोलने वाले लोग, उन्होंने बोला कि शिक्षा में हमें भी अधिकार दिया जाए, रोजगार में भी अधिकार दिया जाए, और इस चीज को संसद में उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने इसे एग्री नहीं किया, नहीं माना। इस कारण उन्हें हिंसक कार्रवाई करने के लिए लिट्टे जैसे संगठन बन गए। लिट्टे जैसे संगठन बने, ये आतंकवादी संगठन है, और यहाँ पे बम, गोला बारूद, पूरा श्रीलंका में त्राहिमाम होने लगता है। जब ये त्राहिमाम होने लगता है, ये देखिए आर्मी घूम रही है। कहीं भी त्राहिमाम होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन गरीबों का होता है, सबसे ज्यादा नुकसान। जो पलायन करते हैं, जो मजदूरी करते हैं बेचारे, सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को होता है, क्योंकि उनके खाने में और बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। पूरे देश में इमरजेंसी फैल गई और आर्मी हर जगह होने लगी। इस प्रकार श्रीलंका में सिंगली और तमिलों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। दोनों समुदाय के हजारों लोग मारे गए। हजारों तमिल परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। जाने कितने परिवार श्रीलंका में मारे जाते हैं, और जाने कितने जो तमिल्स है वो भागकर इंडिया में बस गए, और अलग अलग कंट्री में रिफ्यूजी बस गए, कहीं मालदीव में, कहीं इंडोनेशिया में। और ये देखिए कितने बुरे हाल हुए। फिर आगे सत्ता में, यहां से देखिए कि सत्ता में साझेदारी क्यों आवश्यक है। ये श्रीलंका की कहानी थी। सेम श्रीलंका के साथ होता है। श्रीलंका भी संसद में दोनों समुदायों को लेकर आता है, दोनों के लिए एक एक पर्सन कैंडिडेट खड़ा होता है, नेता, और उनके हक की बात करता है, सेम सिंगली भाषा और तमिल भाषाओं के लोगों पर। और वहां भी पावर ऑफ शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के मॉडल से वहां पर भी शांति व्यवस्था हो जाती है। तो हमने ये सीखा कि सत्ता की साझेदारी होने से क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, सत्ता की साझेदारी होने से इसमें समाज के विभिन्न समूहों के बीच टकराव टल जाते हैं। यदि सत्ता में साझेदारी ना हो तो देश बिखर सकता है। अगर सत्ता की साझेदारी ना होगी तो देश बिखर सकता है। सेम श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद जब वहां पे सत्ता की साझेदारी हुई, वहां पे हर समुदाय के लोग पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने लग गए। तो इससे होता क्या है कि वहां पर गृह युद्ध टल गया। बहुसंख्यक समुदाय इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। जो बहुसंख्यक समुदाय कहीं पर बहुत ज्यादा मेजोरिटी हो जाए और उन्हीं की गवर्नमेंट बन जाए, वो स्टार्टिंग में तो अच्छा होगा, लेकिन आगे चलकर ये इतना घातक होगा कि गृह युद्ध छिड़ जाता है। इसीलिए इंडिया में भी देखिए हो रहा है, मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, जिससे हो क्या रहा है कि एक बहुसंख्यक लोग वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्राथमिक मानने लगे, और उसके चक्कर में एक समय ऐसा हो सकता है कि अपने देश में भी गृह युद्ध शुरू हो जाए। कई जगह तो शुरू हो गए, हर समुदाय में हर समुदाय अपने आप को बड़ा मानता है, कई जगह तो शुरू भी हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुसंख्यक का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यक के लिए परेशानी पैदा नहीं करता है, बल्कि कई बार बहुसंख्यक की बर्बादी कारण भी बन जाता है। श्रीलंका में देखा आपने, एज अ श्रीलंका, वही बहुसंख्यक के चक्कर में मुथैया मुरलीधरन जैसा क्रिकेटर खत्म हो रहा था, वहां गृह युद्ध छिड़ गए, कितने लोग भूखमरी में मारे गए, कितने लोग कंगाल हो गए, और कितने करोड़ों लोग, कितने लाखों लोग देश छोड़कर चले गए। इससे होता क्या है, गरीब बेचारा पिस जाता है। इसके नैतिक कारक क्या है? नैतिक कारक, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। एक आदर्श लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों की साझेदारी सत्ता में होनी चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। एक लोकतंत्र राजनीति में सभी लोग प्रभावित होते हैं, और इन प्रभावों के साथ ही लोगों का रहना होता है। इसलिए लोगों को सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता है। एक वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी से सभी समूह शासन व्यवस्था जुड़ते हैं, वही एक प्योर गवर्नमेंट है। अब देखिए सत्ता के साझेदारी के रूप, एक सत्ता की साझेदारी होती है क्षैतिज, नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था। इसमें ये सभी अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इनमें से कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है।
हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, इसलिए इसे नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें होता क्या है सत्ता क्षैतिज में, कि गवर्नमेंट जो होती है वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, इसमें जितने भी गवर्नमेंट है वो अपने अपने रूल बनाती है और उन्हीं को फॉलो कराती है। कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं कर सकता, कोई किसी के रूल न मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए ये क्षैतिज युग इस वजह से जरूरी है क्योंकि ये एक ही स्तर पर रहता है, इसकी क्षमता असीमित रहती है और ये संतुलित व्यवस्था है। अब ये ऊर्ध्वाधर क्या होता है? अच्छा, वो जो हमने पढ़ा था ये क्षैतिज था, ये क्षैतिज था ऐसे। अब जो हम पढ़ेंगे वो ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर देखिए, इसमें देखिए दिया है ना ऊर्ध्वाधर, इससे क्या क्या फायदा है। सत्ता की साझेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार मतलब लोकल सरकार। केंद्र सरकार पूरे देश में, देखिए केंद्र सरकार पूरे देश में कार्य करती है, ये पूरे देश में कार्य करती है। राज्य सरकार राज्यों के लिए कार्य करती है, राज्य के लिए कार्य करती है। और केंद्र सरकार अपनी कुछ शक्तियां राज्य सरकारों को दे देती, जैसे कि बेल्जियम में दिया गया था। केंद्र सरकार कुछ शक्ति राज्यों को दे देती, जैसे बेल्जियम में दिया गया था। भारत जैसे देश में दो स्तर में सत्ता का विभाजन उपयुक्त नहीं है, इसलिए भारत में तीसरे स्तर की सरकारें हैं जिन्हें नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायत, हमने पहले पढ़ा था। भारत में दो स्तर की सरकार नहीं हो सकती, इसलिए वह नगर निकाय, स्थानीय निकाय, नगर पालिका और नगर पंचायत भी लाना पड़ा। केंद्र और राज्य सरकारों ने अपनी शक्तियां स्थानीय सरकारों को दी हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने जितनी भी शक्तियां वो अपने स्थानीय सरकारों को दे दी हैं। आगे, विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन। अब देखिए विभिन्न समुदायों में सत्ता का विभाजन कैसे, जैसे औरती हो गई, एससी हो गई, एसटी हो गई। समाज के कमजोर वर्ग भी सत्ता में साझेदार होते हैं। जो एससी एसटी अपने देश में कमजोर वर्ग है, सत्ता के साझेदारी में ये फायदा है कि ये लोग भी पार्लियामेंट में आ सकते हैं। जैसे द्रौपदी मुर्मू, वो एसटी कास्ट से होकर भी वो सत्ता में है, देखिए प्रेसिडेंट है अपनी। तो अगर भेदभाव होता तो वो वहां नहीं पहुंच पाती। इसलिए पावर शेयरिंग से ये फायदा होता है कि कमजोर वर्ग के लोग भी एक अपर पोस्ट में जा सकते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसका उदाहरण है। भारत में आरक्षण के माध्यम से किया गया है। निर्वाचन क्षेत्र में एससी एसटी और औरतों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। 1/3 सीटें लोकसभा में आरक्षित होती हैं। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक समूह में सत्ता में साझेदारी होना बहुत जरूरी है और होती भी है। अब देखिए इसका बहुत बड़ा एग्जांपल, राजनीतिक दल में सत्ता का क्या खेल होता है। नेशनल पार्टी है, एक कांग्रेस है, एक भाजपा है, यही दो पार्टी है, नेशनल पार्टी है। अब देखिए कोई भी राजनीतिक दल हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता। सत्ता की साझेदारी में जरूरी नहीं है कि अगर ये जीती कांग्रेस तो परमानेंट ही कांग्रेस ही बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता। सत्ता की साझेदारी में हर गवर्नमेंट का एक टाइम पीरियड होता है, अपने भारत में 5 ईयर का। यह लोग पर है कि वो किस दल को चुनते हैं। गठबंधन सरकार आने से एक साथ अनेक दलों को सत्ता में आने का मौका भी मिल जाता है। गठबंधन की सरकार में क्या हो, जैसे अभी इंडियन बनी थी, उसमें एसपी भी थी, बीएसपी भी थी, आम आदमी पार्टी भी थी, ये सब मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी। ये गठबंधन की सरकार है। इस गठबंधन की सरकार में ये लोग भी सत्ता में आ सकते हैं। दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवाते हैं। ये गठबंधन की सरकार से ये भी फायदा है कि ये दबाव बनाकर सरकार से अपनी बात मनवा लेते हैं कि हमको ये चीज चाहिए तो चाहिए। अगर बहुसंख्यक नहीं होंगे सरकार में तो ये मनमानी करेंगे। वे विभिन्न माध्यमों से सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने अनुसार सरकारी नीतियां बनवाते हैं। तो ये था पावर शेयरिंग। और मुझे लगता है अगर जिसने पूरी क्लास देखी है उसको एक ही क्लास में समझ में आ गया होगा। और ये एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है और बुक में क्लास 10th की बहुत ज्यादा दिया हुआ है। आपको इतना नहीं पढ़ना है, मेन पढ़ना है। और एक वीडियो और लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन में लिखना क्या क्या है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।